जी बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने शुरू करना है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। वो ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों जो प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं बच्चों। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस या तो एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बार एसोसिएशन या डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन। इनका पर्पस सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। बार एसोसिएशन सिर्फ लॉयर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है, जबकि मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो पब्लिक इन लार्ज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है। वो कोई भी नॉर्मल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन आप देख लीजिए। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट करना, अर्न करना होता है, वो कहलाती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज के लिए पब्लिक को। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना कभी नहीं होता। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, जैसे बच्चों आपके आसपास मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज या फिर आपके स्पोर्ट्स क्लब, ये सभी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स एटसेट्रा, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों इन ऑर्गेनाइजेशंस की फंड कहाँ से अरेंज करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर कोई कंपनी है तो वहां पर फंड्स कहाँ से अरेंज किया जाएगा? शेयर होल्डर्स के थ्रू। शेयर होल्डर्स शेयर्स के थ्रू अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर पैसा कहाँ से आएगा? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वहां पर जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो अपना बिजनेस चला रहा है अकेले, वो पैसा कंट्रीब्यूट करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड्स अरेंज किया जाता है बच्चों मेंबर्स के द्वारा। जो भी मेंबर्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंड्स अरेंज करते हैं। फंड्स अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस, मेंबरशिप फीस। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कई बार गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलती है। तो ये सभी सोर्सेज हैं हमारे फंड्स के। तो फंड्स आर अरेंज बाय द मेंबर्स थ्रू मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन। कौन अरेंज करता है? मेंबर्स और ट्रस्टीज अरेंज करते हैं। किस फॉर्म में अरेंज किया जाता है? डोनेशन, मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन। लोन भी ले सकते हैं हम, गवर्नमेंट से ग्रांट्स में मिलती है। तो यहां से हम बच्चों फंड्स अरेंज करते हैं। फीचर्स देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंटिटी की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन से अलग एंटिटी होती है, अपना अलग अस्तित्व होता है। मेंबर्स आर सेपरेट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट। सेकंड है पर्पस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस, जैसे कि बच्चों आपको बताया जा चुका है, इनका मेन पर्पस सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मैनेजमेंट, कौन मैनेज करता है बच्चों इन ऑर्गेनाइजेशंस को? दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज बाय द मैनेजिंग कमिटीज। ठीक है, जिनको हम ट्रस्टीज भी बोलते हैं। मैनेजिंग कमिटीज और ट्रस्टीज। फंड्स कहां से अरेंज करते हैं बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशंस? बच्चों पैसा अरेंज किया जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस और ठीक है लाइफ मेंबरशिप फीस के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में क्या क्या प्रिपेयर करती हैं? लास्ट क्लास 11th में आपने बनाए थे फाइनल अकाउंट्स, किसके? सोल प्रोप्राइटर्स के। वहां पर बच्चों आप सोल प्रोप्राइटर्स के लिए कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाते थे? बताओ तो जरा सोचो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो फाइनल अकाउंट होते थे किसके? सोल प्रोप्राइटर्स के। यहाँ पर
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनल अकाउंट में बनाएंगे बच्चों मेन 3 चीजें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, बाकी सारे काम ये भी करते हैं, कैश बुक भी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन मेन अकाउंट जो हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। नंबर 1 पर हम बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट की, उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले पर्पस की बात की जाएगी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस होता है सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस होता है बच्चों प्रॉफिट अर्न करना। सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां से आता है बताओ, तो बताओ जल्दी बताओ, पैसा कहां से आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास बताया गया था डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, गवर्नमेंट ग्रांट। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में फंड्स कहां से कंट्रीब्यूट किया जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओनर, पार्टनरशिप फॉर्म में फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, कंपनीज में फंड्स कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात की थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों क्या बनाते हैं? 3 चीजें अभी बताया था आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों क्या प्रिपेयर करती है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पर अब हम आगे देखेंगे सरप्लस और प्रॉफिट। जो फाइनल रिजल्ट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों, हम उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट होता है अगर इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस बोला जाएगा, और अगर खर्चे ज्यादा है तो डेफिसिट बोला जाएगा। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का नेट रिजल्ट क्या होता है बच्चों? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉफिट को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रॉफिट अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंपनीज के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सोल प्रोप्राइटर्स के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर का खुद का होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बात कर चुके हैं। 3 बनाई जाती हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट बच्चों अब बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो बहुत ही सिंपल बच्चों, बहुत ही सिंपल। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है जैसे आपने क्लास 11th में कैश बुक बनाई थी। ठीक है, ये होती भी क्या है? इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। याद रखना बच्चों क्या चीज? इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा बनाई जाती है ईयर के एंड में। ठीक है, समरी ऑफ कैश बुक बनाई जाती है ईयर के एंड में। ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। ठीक है, इस अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है डेबिट में लिख दो, जो भी जा रहा है क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, बात समझ गए? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक, प्रिपेयर किया जाएगा ईयर के एंड में। ठीक, और ये रियल अकाउंट है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश और बैंक से रिलेटेड वो सभी लिखी जाती हैं। इस अकाउंट की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ में डेबिट में, और ये अकाउंट खत्म होता है क्लोजिंग कैश और बैंक के साथ में एंड में क्रेडिट में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा, ये पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है, रिसीट्स और पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है इसके अंदर। ओपनिंग कैश और बैंक के साथ शुरू होता है, ये एंड भी होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ में। रिसीट्स को हम डेबिट साइड में शो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जबकि पेमेंट्स को आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिख दो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। रिसीट और पेमेंट में हर नेचर का आइटम आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। कैपिटल नेचर हमने बच्चों बिल्डिंग खरीदी, वो कैपिटल नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर है वो भी आएगा। हमने रेंट दिया, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का है। रिकरिंग नेचर का है वो भी जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम रेंट पे करें या बिल्डिंग के लिए पेमेंट करें, चाहे वो आइटम कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सारे नेचर के आइटम रिसीट और पेमेंट में आएंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिला, जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिला, चाहे वो प्रीवियस ईयर का था, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है, वो हम शो करेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट में। क्या बताया बच्चों? मान लो अभी हमारा चल रहा है ईयर 2020-21,
हो सकता है कि कुछ बच्चे मेरे को प्रीवियस ईयर जिन्होंने पिछले साल फीस ना दी हो वो इस साल अपनी फीस ला करके दे 10,000 रुपए। हो सकता है इस ईयर के बच्चे मुझे कुछ फीस ला करके दे दे 50,000 रुपए। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को अगले साल की फीस भी एडवांस में दे दे यहाँ पर ला करके मुझे 30,000 रुपए। तो आज की रिसीट मेरी कितनी हुई बच्चों, 50, 30, 80 और 90,000 में दिखाऊंगा। तो करंट ईयर में जो भी पैसा मुझे मिला, चाहे वो प्रीवियस ईयर का था, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है, वो सभी हम शो करेंगे रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट में। फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट के, तो यहाँ पर देखिएगा नेचर बताया था आपको अभी, ये एसेट अकाउंट है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रियल अकाउंट भी बोलते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इट इज द समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा बच्चों, एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलो। यहाँ पर आइटम्स किस नेचर के आते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आइटम्स आएंगे चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या फिर रेवेन्यू नेचर के हो। किस पीरियड के आइटम आते हैं, जो भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन हुई है करंट ईयर में, चाहे वो रिलेटेड हो करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, वो सब आएंगे। इसके अंदर बच्चों ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, इस अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होते हैं। तो ये अकाउंट शुरुआत होता है बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ में, और ये अकाउंट खत्म होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ में। ठीक है, ये अकाउंट खत्म होगा किसके साथ में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ में। तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं, इस अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आती, सिर्फ कैश वाले आइटम आते हैं। जो करंट ईयर में मिला, जो करंट ईयर से गया, सिर्फ वो आइटम दिखाया जाएगा। करंट ईयर का खर्चा था हमने नहीं दिया, नहीं आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। पर्पस क्या होता है इस अकाउंट को बनाने का, सिर्फ ये देखना कितना पैसा मिला, कितना पैसा गया, किस हेड में आया, किस हेड से गया, सिर्फ ये देखने का, और कोई पर्पस नहीं है। कितना पैसा कहां से आया, कितना पैसा कहां पर गया, दैट्स इट। फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चों, जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, XYZ क्लब या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, XYZ क्लब के लिए हम बनाएंगे बच्चों XYZ क्लब के लिए हम क्या बना रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं बच्चों वो पीरियड लिखेंगे, फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 के लिए सपोज बना रहे हैं, वो लिख देंगे। इसके बाद में क्रेडिट डेबिट अमाउंट का कॉलम, डेबिट में आएंगे रिसीट्स, क्रेडिट में आएंगे बच्चों पेमेंट। जो भी शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस, चाहे वो कैश का हो या वो बैंक का हो, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों बिगिनिंग का बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD। क्या है बिगिनिंग का, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्रेडिट में आ जाएगा। करंट ईयर में कुछ भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, सपोज आपने करंट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन मतलब कि अपने मेंबर से फीस रिसीव की, हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने प्रीवियस ईयर में पैसा ना दिया हो तो वो करंट ईयर में दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मेंबर्स करंट ईयर का तो देंगे ही देंगे, हो सकता है कि कुछ मेंबर्स हमें पैसा नेक्स्ट ईयर का भी दे रहे हैं। तो जो भी पैसा मुझे मिल रहा है, चाहे वो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, वो सभी दिखाया जाएगा। जो भी पैसा मुझे आ रहा है सब दिखाइए, एंट्रेंस फी, लीगेसी, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, ये सभी अमाउंट बच्चों आप दिखाएंगे। और कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं, बच्चों को पेमेंट आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे, चाहे आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो जो कि रेवेन्यू नेचर की है, चाहे आप बिल्डिंग के लिए पैसा दे रहे हो,
सैलरी दे रहे हो, आप सारी पेमेंट क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये सभी आ जाएगा। ईयर के एंड में बैलेंस सीडी, अकाउंट के एंड में बैलेंस सीडी, कैश और बैंक का बैलेंस जो भी होगा वो आप मेंशन करेंगे, लिख देंगे। अगर ईयर के एंड में बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये बैलेंस सीडी के नाम से, ये बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड में आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये रहा बच्चों फॉर्मेट कि जो भी पैसा आ रहा है शुरुआत होगी कैश और बैंक के डेबिट साइड से, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में दिखाओगे। ठीक, कोई भी पैसा मुझे मिल रहा है वो डेबिट में आएगा। पैसा जो भी मिल रहा है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, रिकरिंग नेचर का, जैसे सब्सक्रिप्शन रिकरिंग नेचर की बार बार मिलती है, डोनेशन बार बार मिलती है, वो सभी डेबिट में आएंगे। ये हो गए हमारे रेवेन्यू नेचर यानी कि रिकरिंग नेचर के। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर का आइटम है, नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं मिलता, तो ये भी आएगा। तो इसके अंदर सभी आइटम्स आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो। इसी तरीके से सारी पेमेंट चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, रेवेन्यू नेचर की पेमेंट जैसे कि रिकरिंग नेचर की पेमेंट जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड बार बार देते हैं, रिकरिंग है, रेवेन्यू नेचर की। बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर रहे हो, नॉन रिकरिंग नेचर की है, कैपिटल नेचर का आइटम है। तो इसके अंदर दोनों तरह के आइटम्स आएंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो आइटम्स हो या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हो। अब लिमिटेशंस क्या है बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इससे खर्चे और इनकम्स के बारे में हमें पता नहीं चलता। ये तो पता चल जाता है कि कितना पैसा हमारे पास आया, कितना गया, रिसीट क्या, पेमेंट क्या, परंतु खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी हुई वो पता नहीं चल पाएगा। दूसरा, इससे ये पता नहीं चल पाता कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को अपनी करंट इनकम से मेट आउट कर पा रही है या नहीं। ठीक है, रिसीट और पेमेंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। रिसीट और पेमेंट भी आपने देखा बिल्कुल वैसी बन रहा है जैसे कैश बुक बनती थी, फिर भी कुछ डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिस, रिसीट और पेमेंट को बनाया जाएगा कैश बुक के बेसिस पर, क्योंकि कैश बुक डेली बेसिस पर लिखी जाती है। आपने सैलरी दी, हर महीने दी 10,000 10,000 10,000, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10,000 करके सैलरी दी, पूरे साल की सैलरी होगी 1,20,000। तो कैश बुक तो बनती थी डेली बेसिस पर। जब हम रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। इसमें आप बार बार 10,000 नहीं लिखेंगे, सीधा एक हेड लिखेंगे, सैलरी पेड पूरे साल की 1,20,000। तो बात समझे, जो कैश बुक बनाई जाती है वो डेली बेसिस पर बनाई जाती है और कैश बुक की समरी होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, दूसरा पीरियड, रिसीट और पेमेंट अकाउंट ईयर के एंड में बनाया जाता है जबकि कैश बुक डेली बेसिस पर बनाई जाती है। थर्ड बच्चों, डेट, रिसीट और पेमेंट अकाउंट ईयर के एंड में बनाई जाती है, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता, जबकि कैश बुक डेट वाइज बनाई जाती है, डेली बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है, इसमें कैश का कॉलम होता है, सॉरी डेट का कॉलम होता है। इंस्टीट्यूशंस, कौन बनाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाई जाती है बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जबकि कैश बुक बनाई जाती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। साइड्स, रिसीट और पेमेंट साइड में डेबिट में हम रिसीट शो करते हैं और क्रेडिट में हम पेमेंट शो करते हैं। हम जब बनाते हैं अकाउंट तो ऊपर हेड में लिखते हैं रिसीट्स डेबिट साइड में और पेमेंट्स क्रेडिट साइड में, जबकि कैश बुक में आपने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना है। लेजर फोलियो बच्चों, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो का कॉलम कोई नहीं होता, जबकि कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम होता था। एक बात और, एक छोटा सा डिफरेंस और मेंशन कर सकते हैं कि कैश बुक में कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट कॉलम होते थे, जबकि कैश बुक में ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी पैसा हमें करंट ईयर का मिल रहा है, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो, वो सब हमें डेबिट साइड में दिखाना है, एक ही कॉलम में दिखाना है कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश से पेमेंट कर रहे हो या चेक से पेमेंट कर रहे हो, वो सारी पेमेंट क्रेडिट साइड में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़िए। तो बंगाल क्रिकेट क्लब है, ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेंगे। क्या बना रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 20 बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनाएंगे,
रिसीट जो भी आपको लग रहा है पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर? एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी फीस मिल रही है बच्चों? 10,000। दोनों सब्सक्रिप्शन हमें मिलती है, रिसीट होती है, ये भी हमारी आ जाएगी रिसीट साइड में। कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है बच्चों? 60,000। डोनेशन हमें मिलती है, रिसीट कितनी है? 10,000। अब पेमेंट देखिए बच्चों, पेमेंट में किस चीज की पेमेंट करेंगे आप? रेंट की। कितनी? 15,000 क्रेडिट में से। पोस्टेज पेमेंट हो रही है, क्रेडिट में आ जाएगी। कितनी है पोस्टेज? 1,000। न्यूज़पेपर 8,000, ये लिख देंगे बच्चों, न्यूज़पेपर 8,000। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा 30,000। इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं 30,000। स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं बच्चों 4,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं बच्चों कितनी? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं कितनी? 3,000। ये पेमेंट में आ जाएगा। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए कितनी पेमेंट है? ये पेमेंट है बच्चों 2,000 रुपए, ये भी आगे क्रेडिट साइड में। अब सिर्फ आपने इस अकाउंट का बैलेंस कर देना है, दैट्स इट। डेबिट साइड का टोटल कितना है बच्चों हमारे पास में? ये डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास में, देखिए जरा, 10,000, 60,000 और 10,000, टोटल हो गया 80,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 15, 16, 24, 54, 58, 61, 63, 63,000 है। 80,000 है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल है बच्चों 63,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 15, 16, 24, 54, 58, 61, 63, तो बैलेंस बचेगा 7,000। यहाँ पर बच्चों जो साइड कम थी, कौन सी साइड कम थी? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम 17,000 लिख देंगे, खत्म। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, किसका है यहाँ पर? ये है लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब। हमने लिख दिया ऊपर लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, ये हम लिख चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का कितना है? 50 और 60,000। ये किधर आएगा? डेबिट साइड में। बैलेंस बीडी किसका बच्चों? कैश और बैंक का कितना है? ये है हमारे पास 50,000 और 60,000, टोटल हो गया 1,10,000 रुपए। लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला था, कोई भी रिसीट है सब डेबिट में आएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, सारी रिसीट शो की जाएगी। कितनी है बच्चों? 4,000, 1,40,000 और 8,000। टोटल हो गई 1,52,000। अब फर्नीचर परचेज करेंगे तो बताओ बच्चों क्या होगा? पैसा आएगा या जाएगा? क्या कह रहे हो? आएगा? गलत बात। फर्नीचर परचेज करते हैं तो पैसा जाता है। कितना? 70,000। जनरल डोनेशन, डोनेशन तो मिलती है बच्चों, कितनी मिल रही है जनरल डोनेशन? बताओ जल्दी से बताओ। डोनेशन मिलती है तो किधर आ गई? रिसीट साइड में। कितना है? 20,000। इसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी हमें मिलती है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितनी मिल रही है? 40,000 रिसीट में आ गई। जो भी पैसा आ रहा है डेबिट में, जो भी पैसा जा रहा है क्रेडिट में। चैरिटी गिवन बच्चों, चैरिटी देंगे तो पैसा जाएगा। कितना गया बताओ? चैरिटी गिवन 10,000, 10,000 रुपए गए। मैच के लिए एक्सपेंसेस है तो बताओ बच्चों, मैच का एक्सपेंसेस है तो हमारा आ जाएगा 30,000। सैलरी के लिए हम पेमेंट करेंगे कितनी? 63,600। ऑनोरेरियम के लिए आप पेमेंट करेंगे कितनी? 4,000। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो बच्चों पैसा जाएगा
कितना है इन्वेस्टमेंट परचेज 60,000, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा क्या था, यहां पर इन्वेस्टमेंट परचेजेस के बाद में एंट्रेंस फीस हमें मिलती है, एंट्रेंस फीस हमें मिलेगी तो पैसा आएगा, रिसीट में शो कर देंगे। कितना मिल रहा है एंट्रेंस फीस 4,000, पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा बच्चों, मिलेगा तो रिसीट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000। क्लोजिंग बैलेंस इसके बाद बचा है हमारे पास में, क्लोजिंग बैलेंस को आप लास्ट में बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। कैश का दिया गया है 24,000 और बैंक का पूछा गया है हमसे, बैंक की वैल्यू दी नहीं गई है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमने सारी चीजें पुट कर दी हैं और फिर करते हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट लिख दिया, फर्नीचर परचेज हमने लिख दिया 70,000 का, जनरल डोनेशन हमारी डेबिट में आ गई 20,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट डेबिट में आ गई 40,000, चैरिटी गिवन 10,000 आ गया क्रेडिट में, मैच एक्सपेंसेस 30,000 आ गया, ऑनरेरियम सैलरी आ गया 63,600, ऑनरेरियम 4,000 आ गया, इन्वेस्टमेंट परचेज पेमेंट होगी, पैसा जा रहा है क्रेडिट में आ गया, एंट्रेंस फीस हमें मिलती है डेबिट में आ गया, पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट हमें मिलता है पैसा मिल रहा है डेबिट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया है और हमें बैंक का बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देखो, डेबिट का टोटल 1,10,000, 2,10,000, 2,62,000, 2,72,000, 2,72,000, 3,12,000, 3,16,000, 3,22,000, डेबिट का टोटल आ रहा है 3,22,000 और क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं 70, 80, 70, 1,10,000, 1,73,600, 1,77,000, 1,77,600 और क्या है बच्चों लास्ट में 60, तो टोटल 2,37,600 बैलेंस है निकल जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 1,10,000 और डेबिट में आ जाएगा कितना है 1,52,000, टोटल कितना आ रहा है 2,62,000, 2,72,000, 2,76,000, 2,82,000, ठीक है 3,22,000 रीचेक कर लिया 70, 80, 1,10,000, 1,73,000, 1,77,000, 177 और 60, 177,000 और 60,000, 237, अच्छा 24,000 भी तो है, इसको भी तो टोटल में लेना है। ये आ गया हमारे पास में 2,61,000, 2,61,600, ठीक है बच्चों। डेबिट का टोटल कितना था 3,22,000, अब बैलेंस कर लो 400,06, तो 60,400 आ गया बच्चों बैलेंस बैंक का। टोटल था डेबिट का टोटल 1, 2, 2,62, 2,82, 3,22, 3,32,000 था बच्चों, 3,32, तो बैलेंस बचेगा 70,400 यहाँ पर, ठीक है जी। टोटल आ गया 3,32,000, 110, 262, 282, 3,22,000